ऑपराइट। ठीक है जी, अब आज हम आखिरी हिस्सा करेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको एग्जामिनर टच कर रहा है, चेंज इन टैक्स रेट्स। मैंने आपको थोड़ा सा टच दिया था, अगर याद हो, मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप जिस साल में डेफर्ड टैक्स क्रिएट करते हैं, चाहे वो एसेट हो या लाइबिलिटी हो, उस साल में नेचुरल सी बात है कि उस साल में वो रेट लगेगा जो उस साल का एप्लीकेबल टैक्स रेट है। सपोज 30% पे आपने टैक्स करा, अगले साल जब आप दोबारा डेफर्ड टैक्स निकालोगे साल के एंड पे जाकर, तो उस वक्त फिर पुराना एप्लीकेबल टैक्स रेट तो नहीं लगेगा, अब न्यू एप्लीकेबल टैक्स रेट लगेगा। अब ओपनिंग बैलेंस 30% पे कैलकुलेशन हुई हुई है, क्लोजिंग बैलेंस 29% पे हुई हुई है, तो डिफरेंस तो आएगा, कभी भी ये टैली नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज कहां कहां जाएगा जरा देखते जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ टैक्स रेट चेंज। जब आप डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हो, डेफर्ड टैक्स वो बनाते हैं ना वर्किंग, वो जो नोट बनाते हैं डेफर्ड टैक्स का, कोई नंबर नहीं डाल रहा मैं, नोट ऑफ डेफर्ड टैक्स। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कहां से लेते हो? ओपनिंग बैलेंस से। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा जी बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी डेफर्ड टैक्स एसेट या लाइबिलिटी जो भी है, मैं एक एक लेकर समझा देता हूं। अगर डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है, सपोज 18,000, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टैक्स रेट जो ओपनिंग बैलेंस लेके आए हो पिछले साल से, पिछले साल अज्यूम करते हैं कि पिछले साल जो टैक्स रेट था वो 30% था, लेकिन इस साल टैक्स रेट बढ़कर 32% हो गया, या टैक्स रेट कम होकर 29-28% हो गया, दोनों सिचुएशन में उसका इफेक्ट यहां पहले लाना है। अब मैं लूंगा इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज। टैक्स रेट चेंज। अब अगर तो यकीनी बात है टैक्स रेट बढ़ रहा है, तो लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, एसेट है तो एसेट बढ़ जाएगा, वो तो नेचुरल सी बात है। और अगर टैक्स रेट कम हो रहा है तो लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, एसेट भी कम हो जाएगा। पहले तो ये कैलकुलेशन करनी है आपने। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आए, उसके सामने मैं कुछ नहीं लिख रहा, ये अब ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा मेरा। अब मैं एक लाइन उसी तरह छोड़ूंगा और अब मैं निकालूंगा क्लोजिंग बैलेंस, लाइबिलिटी का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हम पढ़ चुके हैं, वो चार्ज या रिवर्सल होगी फॉर द ईयर, रिवर्सल फॉर द ईयर। ये जो अमाउंट आप कैलकुलेट करते हो, ये बैलेंसिंग अमाउंट, BAL का वर्ड लिख रहा हूं, बैलेंसिंग अमाउंट, ये कहां लेके जाते हो? SOCI। लेकिन मैं SOCI में सिर्फ ये अमाउंट नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि ये भी प्लस माइनस करूंगा। SOCI में मैंने ये दोनों अमाउंट्स लेके जानी है, लेकिन फिर भी मैंने अलग क्यों किया? एक तो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर शो करोगे कितना चेंज आ रहा है। दूसरा, फिर इसका एक और इफेक्ट आना है, वो यही कैलकुलेट हो जाता है। तो लिहाजा SOCI में जो अमाउंट जानी है ना टैक्स एक्सपेंस में, एक ये अमाउंट जाएगी और एक ये अमाउंट। इन शॉर्ट SOCI में ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ही जा रहा है, ओपनिंग और क्लोजिंग का सिर्फ डिफरेंस ही जा रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं। ओके जी, दूसरा इफेक्ट इसका जाएगा, एक नोट आप बनाते हो रिकंसिलिएशन पे। रिकंसिलिएशन किसकी? ऑफ टैक्स एक्सपेंस।
जब मैं रिकंसिलिएशन करूंगा तो ऑब्वियसली मैं लूंगा टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, उसी तरह बाकी एडजस्टमेंट जो पड़ी है वो छोड़ दो, इसको हम लाते हैं। ये जो इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज है वो यहां पर भी आएगा। अब यहां लेकर आओगे इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज, लेकिन यहां पर प्लस माइनस ध्यान से करना है। अगर लाइबिलिटी कम हो रही है तो ये माइनस होगा, तो एक्सपेंस कम हो जाएगा। एसेट बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये माइनस होगा, ये पहले बोल चुका हूं मैं। और अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो ये प्लस होगा, वो उसके मुताबिक टैक्स एक्सपेंस पे इफेक्ट शो करना है। तो इधर इट कैन बी अ प्लस और माइनस, दोनों हो सकते हैं। अब मैं जरा इस सारी चीजों को सम अप करते हुए खास तौर पे रिकंसिलिएशन को ओवरऑल सम अप करता हूं। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि रिकंसिलिएशन में अब क्या क्या चीजें आएंगी, ये याद होनी चाहिए आपको एग्जाम में। मैं आइटम के नाम नहीं पूछ रहा, आइटम्स की हेडिंग्स पूछो क्या क्या है। स्टार्ट कहां से करेंगे? टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, फिर परमानेंट डिफरेंस पे जो टैक्स होगा, चाहे इनकम है या एक्सपेंस है, वो यहां पर आएगा। अंडर ओवर प्रोविजन ऑफ करंट टैक्स जो आप कैलकुलेट करते हो वो यहां एडजस्ट होगी। तीन हो गई चीजें। डिसअलाउड एक्सपेंस इन प्रायर ईयर, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो यहां पर एडजस्टमेंट होगी। चार हो गई चीजें। टैक्स रेट डिफरेंस जो क्रिएट होता है एफटीआर और एनटीआर में, नॉर्मल टैक्स में, उसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो यहां पर एडजस्ट होती है। पांच चीजें हो गई। छठी आज मैंने कराई इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज। मैक्सिमम ये चीजें आ गई। हर क्वेश्चन में सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है, लेकिन हम ओवरऑल अगर देखें तो यही छह चीजें हमारी बनती है। तो ये आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ताकि कोई चीज रहे ना। जब आप रिकंसिलिएशन बनानी हो, आपके जेहन में हो ये चीजें लेनी है। अब परमानेंट डिफरेंस दो भी हो सकते हैं। अगर दो दिए हो, जैसे एक इनकम दी होती है एक एक्सपेंस, दोनों लिखने हैं, मैंने तो एक वर्ड यूज किया, तो लाइनें 6 से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आइटम्स 6 इंक्लूडिंग, और सातवीं जो आएगी वो आंसर होगा टैक्स एक्सपेंस, और वो एग्जैक्टली उसके ऊपर होगा। तो इसका जो क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, वो आता ही डिस्क्लोजर बेस्ड, सिंपल सीधा डिस्क्लोजर मांगता है। डिस्क्लोजर में अब आपने करना क्या, आप जो हमने पूरा पढ़ा है, एक नोट बनता है पहले, मैं लिख नहीं रहा इसलिए कि पढ़ चुके हैं। सपोज कोई भी नंबर दे दो 7.1, जिसको हम हेडिंग देते हैं टैक्स एक्सपेंस। अब टैक्स एक्सपेंस इज बेसिकली ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू टैक्स। हम पहले लिखते हैं इसमें करंट टैक्स एंड देन डेफर्ड टैक्स, और इनके भी नोट देते हैं 7.1 और 7.2। ठीक हो गया। 7.1 नोट बनता है करंट टैक्स का। उसमें सिंपल क्या चीज आती है, सबसे पहले टैक्स करंट फॉर द ईयर आता है जो आपने उस वर्किंग में बनाया होता है, और फिर अंडर ओवर प्रोविजन ऑफ टैक्स आता है। दो चीजें हो गई। तीसरी जो आएगी वो डिसअलाउड एक्सपेंस इन प्रायर ईयर। ये तीन चीजें मैक्सिमम आ सकती हैं उसमें। ठीक हो गया। उसके बाद डेफर टैक्स की तरफ मूव करें। डेफर टैक्स का नोट ये आपके सामने बना हुआ है, बिल्कुल सेम इसी तरह होगा। ये भी आप शामिल कर लो, इफेक्टिव टैक्स रेट चेंज, ये बन जाएगा, ये दूसरा नोट है। फिर उसके बाद रिकंसिलिएशन मस्ट होती है एग्जाम में, और रिकंसिलिएशन के लिए अभी मैंने आपसे डिस्कस की 6 आइटम और 7वां आंसर। ठीक है, ये बनाओगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन दे रहा हूं, कंप्रीहेंसिव, और ये मैं अभी शेयर कर रहा हूं ग्रुप में। MAIT FR2 IS12।
चल जाए यार, एक तो इधर का नेट भी है ना। ये शुक्र है यार। ये लीजिए, मैं क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। IAS 12, ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, ये ग्रुप में आ गए, इसको ओपन कर लो। ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, काफ़ी एडजस्टमेंट है। इस तरह के 2 और भी हैं, लेकिन वो मैंने अभी नहीं दे रहा, पहले इसको पढ़ो। जी जनाब, तो अब मैं ये क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ और सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, ये सॉल्व भी आप लोगों ने करना है। जैम लिमिटेड prepares its accounts on 30th June each year. Following data is related to the year ended 30th June 2015. Profit before tax हमारा 600,000, carrying value and tax base of asset at 30th June 2014 are given as under। इसमें 2 एसेट हैं और प्लांट और फर्नीचर, और ये जो आपको टैक्स बेस दी हुई है और कैरिंग अमाउंट ये 30 जून 2014 की है। ओपनिंग बैलेंस भी खिला सकता है, ठीक है ना। अच्छा, नीचे लिखता है टैक्स अलाउस डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 20% रिड्यूसिंग बैलेंस ऑन बोथ एसेट्स, ठीक है। अच्छा, थर्ड आ जाता है लीज से रिलेटेड। लीज हम पढ़ चुके हैं, अब मैं जरा इसको टैक्सेशन के साथ पहले टच करूंगा फिर समझाऊंगा। ये चीज़ मैं आपको ये वाला नहीं करूंगा ताकि खुद करूंगा, मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ लेके आपको समझा देता हूँ बेसिकली होता क्या है। देखो, अकाउंटिंग के अंदर हमने 2 लीजेस पढ़ी थी, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। टैक्स सिर्फ ऑपरेटिंग लीज मानता है, वो फाइनेंस लीज को एक्सेप्ट नहीं करता। पहले तो ये डिस्कशन करें, ये लेसी अकाउंटिंग की बात होती है क्योंकि लेसी ही देता है ये लीज में। अगर लेसी है तो लेसी के केस में और फाइनेंस लीज है, तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि एसओसीआई में आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हो, ये पढ़ के आए हो। एसओसीआई में कौन कौन सी आइटम आती हैं लेसी अकाउंटिंग में, फाइनेंस लीज में? जी, फाइनेंस कॉस्ट, एक तो फाइनेंस कॉस्ट आती है, बिल्कुल ठीक है जी, और डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और ये बेसिकली राइट ऑन यूज एसेट पे, ठीक हो गया जी। अच्छा, दूसरी तरफ एसओएफपी में क्या क्या आता है? बोलिए सर। राइट ऑफ यूज एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट और लीज लायबिलिटी। मैं ये करंट और नॉन करंट नहीं लिख रहा, मैं आइटम्स लिख रहा हूं। वो तो अकाउंटिंग में हम फिर फर्दर करते हैं ना, इसमें करंट पोर्शन कितना है और नॉन करंट पोर्शन, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, अब बेसिकली फाइनेंस लीज में हम ये रिकॉर्ड कर चुके होते हैं और जो हमारा प्रॉफिट ऊपर निकल रहा है उसमें फाइनेंस कॉस्ट भी माइनस हो चुकी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी माइनस हो चुका है। टैक्स अथॉरिटीज only accepts operating lease and they allowed to record an expense when the rental is paid. सिंपल, जो रेंटल पे कर रहे हो उसमें बेशक हमारी फाइनेंस कॉस्ट शामिल है, टैक्स के पॉइंट से बस वो एक्सपेंस है। इसका मतलब है कि अब मुझे करना क्या चाहिए करंट टैक्स निकालने के लिए? पहले मैं करंट टैक्स की डिस्कशन करूं, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कैसे करूंगा? फाइनेंस कॉस्ट चूंकि लेस हुई है इसको ऐड बैक करो, इवन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और राइट ऑफ यूज एसेट को भी ऐड बैक करो।
और लेस क्या करूंगा, जो टैक्स ट्रीटमेंट है, टैक्स कहता है जो रेंटल पे किया है वो अलाउड है तो वो लेस कर दो। तो करंट टैक्स की जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, उसमें आप ऐड करोगे फाइनेंस कॉस्ट, ऐड करोगे डेप्रिसिएशन ऑन राइट ऑफ यूज एसेट, और लेस करोगे रेंटल पेड, लीज रेंटल जो आपने पे किया बस सिंपल लेस कर दोगे, ये करंट टैक्स में आएगा। हाल बताइए, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, लीज पड़ा है। नंबर 2, जब आप डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में आओगे तो डेफर्ड टैक्स में वो कॉलम बनाते हैं ना, एसेट और लाइबिलिटी। अब इसमें कौन सा एसेट आ रहा है, राइट ऑफ यूज एसेट, इसकी कैरिंग वैल्यू होगी, यस बिल्कुल होगी, लेकिन टैक्स बेस क्या होगी इसकी, 0, क्योंकि टैक्स कहता है कैश बेसिस पे है, कैश पे बस रेंटल एक्सपेंस है, ऐसा रिकॉर्ड करने को कह ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है इसकी टैक्स बेस 0। बाकी डिफरेंस तो वो खुद ही निकल आएगा ना, और टैक्सेबल बनेगा। और इसी तरह जो लीज लाइबिलिटी है, यहां पर करंट नॉन करंट नहीं करना, दोनों को इकट्ठा कर लेना है। जो लीज लाइबिलिटी है उसकी कैरिंग अमाउंट है, बिल्कुल है, लेकिन टैक्स बेस इसकी भी 0। तो यहां से टैक्सेबल डिफरेंस निकलेगा, यहां से डिडक्टेबल निकलेगा, क्योंकि एक तरफ एसेट की वैल्यू ज्यादा और एक तरफ लाइबिलिटी की अमाउंट ज्यादा है अकाउंटिंग में, ठीक है, कैरिंग वैल्यू। तो अब ये पॉइंट नंबर 3 देखिए, ऑन 1 जुलाई 2013, ये भी याद रखिएगा 2013 में लीज हुई थी, 13 में JAM Limited acquired equipment from ABC Leasing Company on finance lease basis. The agreed terms and conditions are as under: cost of equipment is 100,000. Lease term shall be for 5 years, but the useful life of asset is estimated at 8 years. At the end of lease period, ownership shall be transferred to JAM Limited. बताओ डेप्रिसिएशन 5 years पे लूंगा अकाउंटिंग में या 8 years पे? ये तो लीज में पढ़ा है आप लोगों ने, 8 years में सर। 8 years 8 पे years. जी बिल्कुल ठीक है, 8 years पर। अच्छा, एनुअल रेंटल ऑफ 30010 shall be payable in arrear, और रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 15.25%। नीचे लिखता है टैक्स अलाउज टू रिकॉर्ड द रेंटल पेमेंट एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर, जो मैंने अभी समझाया, और ये नहीं भी लिखा होगा तो ये याद रखना, टैक्स ट्रीटमेंट होता ही यही है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया, आप समझ आ गई अब बात, कैलकुलेशन अमाउंट खुद निकालनी है, फाइनेंस कॉस्ट भी और डेप्रिसिएशन भी। अच्छा, नंबर 4 देखिए, ये वाला पॉइंट हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक एग्जांपल में मैं लिखवा भी चुका हूं, ये पास पेपर में भी आया हुआ है। During the year, R&D cost of 50 and 70 were incurred respectively. और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या कहता है जी, कि रिसर्च कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर दो और डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर दो और अमोर्टाइज करो। अच्छा, डेवलपमेंट हैज बीन कंप्लीटेड ऑन 31 December 2014 एंड मैनेजमेंट पॉलिसी इज टू अमोर्टाइज डेवलपमेंट कॉस्ट ओवर अ 5 year। यानी इसका मतलब अकाउंटिंग में जो 50,000 की कॉस्ट आपने रिसर्च की लगाई है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है, और जो डेवलपमेंट कॉस्ट पे जो 6 महीने की अमोर्टाइजेशन है, जून है ना अकाउंटिंग ईयर, 31 दिसंबर को वो कह रहा है कि डेवलपमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है, तो इसका मतलब है कि वहां से अमोर्टाइजेशन शुरू होगी, 6 मंथ की अमोर्टाइजेशन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो चुकी है। आगे बढ़िए, टैक्स क्या कहता है, हाउएवर टैक्स डिसअलाउड 30% ऑफ R&D कॉस्ट, यानी 120,000 टोटल कॉस्ट है, इसका 30% टैक्स डिसअलाउ कर रहा है, बाकी 70% कॉस्ट रह गई, उसको वो कहता है वेयर एज रिमेनिंग R&D कॉस्ट शैल बी अमोर्टाइज ओवर अ 4 years। और टैक्स में प्रोरेट नहीं करना, बस 4 साल का मतलब 4 साल है, ठीक है। नेक्स्ट आइएगा, प्रोविजन ऑफ वारंटी वाज 80,000 एट 30th June 2014, तो ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2014-15 मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू विथड्रॉ वारंटी, however warranty claims paid during the year was 60,000 in relation to past year sales। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है और इसको मैं समझा देता हूं, ये भी पास पेपर में आया, पास पेपर वाला ही पॉइंट है, एग्जैक्ट वही तो नहीं है। देखो नॉर्मली होता क्या है प्रोविजन का, अभी हमने IS 37 बेशक नहीं पढ़ा लेकिन थोड़ा सा आइडिया तो है।
प्रोविजन कहते किसको है? प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। आम लाइबिलिटी जो जिसको हम लाइबिलिटी कहते हैं वो कंफर्म होती है। मसलन मैंने गुड्स परचेज की, मुझे पता है मैंने कितनी पेमेंट करनी है, प्रोविजन भी पे करना ही है, यह कंफर्म है पे करना है, बट कितना पे करना है, कब पे करना है, नॉट येट कंफर्म। मिसाल के तौर पे आप पहले साल 10,000 फोन मोबाइल फोन सेल करते हो, 1 साल की वारंटी दी हुई है, तो वारंटी क्लेम आएंगे तो सही ना। ये तो नहीं हो सकता 10,000 के 10,000 में क्लेम ना आए। तो एस्टिमेट लगाया जाता है, रिलायबल एस्टिमेट, और उस एस्टिमेट पे देखा जाता है कि कितनी प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल क्लेम उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एक तो अनसर्टन हो गया, अमाउंट भी अनसर्टन हो गई और अनसर्टन टाइमिंग भी हो गई। मैं ये नहीं जज कर सकता किस दिन आएगा, ठीक है, अगले साल की बात कर सकता हूं, एक दिन को स्पेसिफाई नहीं कर सकता। तो याद रखना है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजन जो चार्ज करते हो वो एक्सपेंस है, ठीक है। और टैक्स ये कहता है कि नहीं, जो एक्चुअल क्लेम आया है ना वारंटी का वो एक्सपेंस है जो पे किया है। तो इसमें हम करते क्या है आमतौर पे कि जो आपने चार्ज किया है ना वो एड बैक होता है, जो चार्ज किया है। यानी ये लेजर का एक स्टाइल चेक करो, ये ओपनिंग बैलेंस होता है, ये क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बना रहा मैं, ये पॉइंट समझाने के लिए फिर इस क्वेश्चन पे आता हूं। ये अमाउंट एसओसीआई को जाती है और ये कैश में आती है। ये अमाउंट जो है ये चूंकि एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हुई है, इसको एड बैक कर देते हैं हम, और जो एक्चुअल पे किया हमने वो लेस कर देते हैं करंट टैक्स में। और जिस वक्त हम डेफर्ड टैक्स में जाते हैं तो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसकी टैक्स पे जीरो होती है। कैरिंग अमाउंट तो है लाइबिलिटी की, लेकिन टैक्स पे जीरो होती है। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साल के शुरू में आपकी 80,000 की शायद प्रोविजन थी, एम आई राइट? 80,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब जरा मैं इसका अगर लेजर बनाऊं, जरा गौर से देखिएगा, ये प्रोविजन का लेजर है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 80। वो कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर जो मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ द वारंटी प्रोविजंस, वारंटी विदड्रॉ कर ली। यानी मतलब क्या हुआ, क्या ये कर सकता है? एक असूल याद रखिएगा, वारंटी है, वारंटी जो होती है इसको हम कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है कि बाय लॉ ये करना जरूरी नहीं है, बट कंपनी कई दफा अपने एम्प्लॉइज को, अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए कोई पॉलिसी लाती है जिसपे एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है, उसके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट कर दी, इसको विड्रॉ कर सकती है। जब विड्रॉ करेगी ड्यूरिंग द ईयर, विड्रॉ कर लिया, तो फिर साल के एंड पे प्रोविजन बनाने की जरूरत है नहीं। तो इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस तो होगा ही नहीं। अब कैश आ गया, जो उसने कहा साल के दौरान 60 का हम क्लेम पे कर चुके हैं, अब ये 20 का बैलेंस बच रहा है, लेकिन वो प्रोविजन अगले साल तो जाएगी नहीं, तो 20 को रिवर्स करोगे। अब पहले प्रोविजन क्रिएट करते थे ना, आप क्रिएट नहीं करोगे, रिवर्सल ऑफ प्रोविजन, ये एसओसीआई है 20। ये अब जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट की है ना, ये वाली, ये एसओसीआई में डेबिट नहीं हो रही, ये क्रेडिट हो रही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि आमतौर पे एक चीज करंट टैक्स में प्लस होती है और एक माइनस होती है, या दोनों माइनस हो रही है। गौर से देखो कैसे, जब मैं एसओसीआई की अमाउंट उठाता हूं, चूंकि क्रेडिट हुई है, इनकम बनी हुई है, तो इनकम माइनस की जाती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवर्स करूंगा तो माइनस होगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, ये प्रॉफिट में ऐड हुआ हुआ है। और फिर टैक्स कहता है जो पे किया वो एक्सपेंस है, तो वो हमने वाकई पे किया है, तो इसलिए दोनों अमाउंट यहां माइनस हो रही है। ठीक है, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट इसने एग्जामिनेशन में दिया था। ठीक है, इसका मैंने ट्रीटमेंट बता दिया है। नेक्स्ट जी, salaries of rupees 600,000 were paid during the year. The tax authorities disallowed 18% of salaries as paid in cash. यानी टोटल सैलरी में से 18% सैलरी टैक्स डिसअलाउ कर रहा है। ठीक हो गया, ये भी मसला हल हो गया। उसके बाद कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 30,000 वॉज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ये एग्जेम्प्ट हो गया।
और ये दोनों जो हैं 6 और 7, इसको आप क्या कहोगे? परमानेंट डिफरेंस। दोनों परमानेंट डिफरेंस, एक एक्सपेंस है और एक इनकम है। आगे लिखते हैं अबव प्रॉफिट इंक्लूड्स 20,000 एज डिविडेंड इनकम विच शैल बी टैक्स्ड एट 10%। ये एफटीआर वाली आ गई, लेकिन है टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट, द टैक्स रेट ड्यूरिंग 2013-14 वाज 34%, यानी ये पिछले साल की बात कर रहा है। पिछले साल टैक्स रेट 34% था, वेयर एज द करंट ईयर टैक्स रेट फॉर द करंट ईयर हैज रिड्यूस टू 32%, जबकि इस साल का टैक्स रेट 32% पे आ चुका है। आपकी रिक्वायरमेंट ये है, कैलकुलेट करंट एंड डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2015, रिकंसाइल द टैक्स एक्सपेंस। तो सिंपल आप ये समझो पूरा डिस्क्लोजर बना लो। अब आप खुद करो, आप सिर्फ पहले करंट टैक्स निकालो और मुझसे डिस्कस करो। पहले आपको कितना टाइम चाहिए? 5 मिनट, 6 मिनट, 2 मिनट? कोई नहीं बोला। 6 मिनट दे रहा हूँ, 12:34 हुए, 12:40 को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऑपरेटिंग फाइनेंस फीस, ऑपरेटिंग और फाइनेंस को ऑपरेटिंग बहुत सामने से फाइनेंस फीस यार ये सारे तरह मैं कोई एक बात है जो सारी सुना चुका है, फाइनेंस भी सुना सही है, तो ट्रेड भी सीखता है, लेकिन जो सारे लोग हमें से जो फाइनेंस सीखता है सब जो सीखता है ये भी सच है, ये सच पता नहीं यार सर मैं क्लास से तो इसका ये तीन चार बात है जो भी लगती है करंट से कुछ अलग नहीं है। जो काउंटिंग जो डिसीजन है वो तो उसके टाइम पे चलते हैं ना ये ट्रांसफर का जो डिसीजन है प्लान मशीन प्लान मशीन वो 2 लाख है 20,000 है ठीक है प्लान मशीन प्लान मशीन के 50,000 है फर्नीचर की 20,000 है 20,000
टैक्स दोनों एसेट पे 20% की मांग है और रेडियोसी बैलेंस की मांग है, तो उसमें से पहले माइनस करेंगे। इक्विटी टैक्स में ऑलरेडी इसमें माइनस की हाँ ठीक है, so it's the research cost strategy. Research cost finance the calculated main finance operating for वो सारी प्रॉब्लम सारी मसले हो रहे हैं उस सवाल के अंदर भी लिखा है कि क्वालिटेटिव प्रेगनेंसी इज इक्वल फाइनेंस की दूसरी केस में है पॉजिटिव का मैंने तो पहले सबसे पहले बोला फाइनेंस की सिर्फ अप्लाई होती है लेकिन दोनों ने ऑपरेटिंग सर ये पैसा नहीं आती है ये सारे हमने भी सही कहा। एक्सपीरियंस बात फाइनेंस की है जी कर लिया किसी स्टूडेंट ने?
अटेंडेंस पे सासा लगवा लें। अहमद हसन, हमारा मुनीब, अयान इफ्तिखार, दिनेश कबर, Present, sir. दुनिया बीबी, Present, sir. फातिमा अफजल, शाम हुसैन, हसन अब्दुल्ला, Present, sir. खान नजमुल हसन, लारेब कैसर, मलिक तलहा नवाज, Present, sir. मेरीन एहसान, मोहम्मद अब्दुल्ला, Present, sir. मोहम्मद अहमद, रजा, Present, sir. सुबहान भट्टी, Yes, sir. मोहम्मद उमर, उस्मान गनी, रियान अहमद, Present. सायरा तारिक, Present. समन खालिद, Present. सरबत बुशारत, Present, sir. सहब ऋषि, Present, sir. शाहनूर ताहिर, Present, sir. सैयद मोहम्मद शबीर, सैयदा तहीरा, उसामा बिन रिजवान, अमा हफीज, Yes, sir. किसी की अटेंडेंस रह गई हो? सर फातिमा अफजल प्रेजेंट, को मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था। किस क्या नाम है? फातिमा अफजल। फातिमा लारेब कैसर। लारेब कैसर, सर ठीक है लारेब कैसर। जी, हो गया। सर फातिमा अफजल भी हो गया। जी, फातिमा अफजल भी हो गया, अयान इफ्तिखार भी हो गया, लारेब भी हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, आइएगा क्वेश्चन की तरफ। हो गया सॉल्व?
जी क्वेश्चन में अब मैं बोल रहा हूँ, चेक करते जाओ। स्टार्ट लोगे आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से 600,000, इसमें अब पहले आप ऐड बैक करोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा 20 इयर्स पे 50,000, शायद बिल्डिंग पर दो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 50,000 ऐड होगी, दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20,000 ऐड होगी, 200,000 डिवाइडेड बाय 10, फिर लेस करोगे दो अगेन डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो 20% इसने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस 280,000 पे 20% 56,000, फिर दूसरा माइनस करोगे फर्नीचर 102 400 का 20% 2480। अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट आइएगा 3 में, तो इसमें आपने कैलकुलेट करनी है फाइनेंस कॉस्ट। अच्छा, अब फाइनेंस कॉस्ट कितनी आएगी, मैं जरा एक्सेल शीट ओपन कर दूं, जरा कैलकुलेट कर दूं। आप लोगों ने वैसे क्या निकाली है? पेपर नहीं है ना? $100,000 का एसेट था, का एसेट था और 15.25% कॉस्ट आ गई, और कितना पे कर रहे हैं 300,10 दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, तो फाइनेंस कॉस्ट जो आएगी वो आएगी आपकी 1,2,999 ये ऐड करोगे, दूसरा डेप्रिसिएशन ऐड करोगे और डेप्रिसिएशन निकलेगी 100,000 डिवाइडेड बाय 8 12,500, ये दो ऐड होगी, और जो रेंटल पे किया आपने 30010 वो स्ट्रेट माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तो खैर इजी एडजस्टमेंट है, इसमें पहले ऐड करोगे रिसर्च कॉस्ट 50,000, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवर्स कर रहा हूँ, और फिर अमोर्टाइजेशन जो है अकाउंटिंग की वो ऐड होगी, और अमोर्टाइजेशन बनेगी 70,000 डिवाइड बाय 5 14,000 डिवाइड बाय 2 7,000 6 मंथ वो ऐड की, और टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 84,000 का 421,000 माइनस हो जाए, ठीक है। टैक्स अमोर्टाइजेशन 21,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स का मैं बता चुका हूँ, इसमें दोनों लेस होंगी, 60 पहले 20,000 लेस करोगे जो अमाउंट क्रेडिट हुई है एसओसीआई को, फिर टैक्स के पॉइंट से 60,000 लेस करोगे जो एक्चुअली आपने पे की है। नंबर 6 एडजस्टमेंट में सैलरीज हैं, तो 600,000 जो सैलरीज हैं इसका 18% जो बनेगा 108,000 ये ऐड बैक हो जाएगा, डिसअलाउड एक्सपेंस, और फिर जो कैपिटल गेन है 30,000 ये माइनस कर दोगे प्रॉफिट में से। उसके बाद फिर वो डिविडेंड इनकम पर, अब आपने यहां तक पहले कैलकुलेट करना है, यहां तक कैलकुलेट करके बताओ क्या प्रॉफिट आया, टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आया, यहां तक कैलकुलेट करने के बाद 2,000 और 56,000 और माइनस 2 इसमें 12,999 प्लस किया और 20,10 और 50,000 आपने ऐड किया,
अच्छा जी, यहाँ तक जो प्रॉफिट आ रहा है मेरे पास, जो मैंने रफ में लिख के किया है 623009, ये टैक्सेबल प्रॉफिट है 623009। अब इसमें से मैं फर्दर माइनस करूंगा डिविडेंड इनकम जो दी हुई, ठीक है, वो 20,000 भी माइनस किया, तो अब मेरे पास आ गया प्रॉफिट 603,009, ठीक है। अब इस पे टैक्स निकालना है, तो 623,900 का कितने परसेंट लोगे? 32 इस साल का टैक्स रेट, ठीक है। ये बनेगा 1,99,363, और जो 20,000 है इस पे आपका टैक्स बनेगा कितने परसेंट? 10%, जो कि यकीनन 2,000 है। इन दोनों को ऐड कर लो तो करंट टैक्स जो बन रहा है 201,363। ये मेरा आंसर आया जी करंट टैक्स का 201, क्या बोला था मैंने? 36। ठीक हो गया? ये तो पहला हिस्सा निकल आया। अब आपने डेफर्ड टैक्स निकालना और रिकंसिलिएशन करनी है, देखो टैली होता है। बाकी फिर कल इंशाल्लाह रोज़ा भी है, तो अब आपको मेरी तरफ से मुबारक भी हो रमज़ान भी। अल्लाह पाक ये रमज़ान मुबारक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, पूरी दुनिया के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुश्किल आई हुई है उसको से निजात दिलाए। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक तो ये भी मुकम्मल करने का तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर जो क्वेश्चन बुक के हैं वो मैंने स्टार्ट करना। चलिए, लेकिन कोशिश ये करनी कि आपने मेरे साथ करने हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मैं करता जाऊँगा और आप बैठे रहेंगे, नहीं, आपसे करवाने हैं बस। जितना खुद करोगे उतना सीखोगे। चलिए ठीक है जी, थैंक यू जी। फिर मैं जो रिकॉर्डिंग को ऑफ करूँगा तो